डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड BEE का, दैट इज़ एसी सर्किट्स, राइट। तो देखिए क्या आउटलाइन है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, आइए देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो इस यूनिट में अपने को पढ़ने हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है, कैसे एग्जामिनेशन में पूछने पर लिखे जाते हैं। उसके बाद देखिए एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में। स्पेशली देखिए हमको जिस पे फोकस करना है वो साइनोसोडल क्वांटिटीज़ हैं, तो साइनोसोडल क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं वर्ड अल्टरनेटिंग यूज़ करने वाला हूँ तो आपको ये समझ जाना है कि वो अल्टरनेटिंग वर्ड जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ फॉर साइनोसोडल क्वांटिटीज़ ओनली। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हमेशा साइनोसोडल नहीं होती हैं, दे मे बी ऑफ एनी शेप, बट यस इस चैप्टर में चूँकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस हैं जो हम जनरेट करते हैं वो साइनोसोडल फॉर्म में ही करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो साइनोसोडल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो जनरल फॉर्म कैसा है उसका मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, जैसे RMS वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो देखेंगे, इनके फॉर्मूले क्या हैं वो देखेंगे साइनोसोडल क्वांटिटीज़ के लिए। उसके अलावा देखिए दो फैक्टर्स हैं, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये दोनों क्या होते हैं ये भी देखेंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अप्लाई कर देते हैं एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, तो क्या क्या वोल्टेज और करंट के इक्वेशंस होते हैं ये देखेंगे। पावर का क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। लाइकवाइज फिर हम इसी प्रकार AC अगर हम लोग अप्लाई करते हैं किसी RL सीरीज सर्किट या RC सीरीज सर्किट और फाइनली RLC सीरीज सर्किट पर हम अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक्सप्रेशंस क्या फेज एंगल्स होते हैं, फेजर डायग्राम कैसा बनता है, पावर क्या होती है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके बाद देखिए पावर इन AC सर्किट्स, वैसे तो हम पावर है ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स में पढ़ ही रहे हैं, बट सेपरेटली भी आपको ये बताऊंगा मैं कि पावर AC सर्किट्स में कौन कौन से होते हैं। इसमें नेमली आपका एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर्स ये क्या होते हैं, ये तीनों हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, ये भी अलग से पूछा जाता है, राइट। तो रेजोनेंस को भी हम लोग अलग से देखेंगे, RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एज सुन एज सिंगल फेज AC सर्किट खत्म होगा तो हम लोग स्विच करेंगे 3 फेज AC सर्किट्स में। तो 3 फेज AC सर्किट्स में हम केवल वो टॉपिक्स देखने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। चूँकि ये क्रैश कोर्स है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उस चैप्टर में देखने वाले हैं। 3 फेज अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन हम लोग इसमें केवल 3 फेज में कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं वो देखेंगे, उसमें वोल्टेज करंट के क्या रिलेशनशिप्स होते हैं ये देखेंगे। और इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि 3 फेज सर्किट्स में कैसे पावर को मेज़र किया जाता है। तो देखिए वैसे तो कई मेथड्स हैं पावर मेजरमेंट के, बट स्पेसिफिकली हम लोग 2 वाट मीटर मेथड को यहाँ पर डिराइव कर देखेंगे कि कैसे 2 वाट मीटर मेथड हम लोग यूज़ करते हैं किसी AC सर्किट में, 3 फेज सर्किट में पावर मेज़र करने के लिए। अब देखिए ये जो पूरा चैप्टर है इसमें थ्योरी पोर्शन भी काफ़ी पूछा जाता है और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी कुछ टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल जिस टॉपिक पे एकदम 100% आता है ना वो है ये RLC सीरीज सर्किट जो यहाँ पे लिखा है ना, इस पे जो न्यूमेरिकल आने वाला है दैट इज़ 100%, राइट। तो एज सुन एज हम लोग पूरे चैप्टर का थ्योरी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। ये एकदम 100% है। जब भी आप किसी बेसिक इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और AC सर्किट्स पूछा जा रहा है तो ये न्यूमेरिकल एकदम 100% आता है, राइट, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जनरल बेसिक टर्मिनोलॉजी से, राइट। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म है मेरे पास दैट इज़ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या मतलब होता है ये देखते हैं। देखिए तो एक ऐसा क्वांटिटी जो कि पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पीरियोडिकली का मतलब होता है कि वो एक समय के बाद खुद को रिपीट भी कर रहा है, राइट, ठीक है। तो देखिए लिखा है अ क्वांटिटी विच चेंजेस पीरियोडिकली विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, राइट। याद रखिएगा पीरियोडिकली का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को चेंज भी करा। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे बना हुआ एक साइनोसोडल क्वांटिटी है ना, ये एक मैंने एक साइन वेव बनाया है, तो दिस साइन वेव इज एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, राइट। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का डेफिनेशन अपने को याद रखना है ना, पीरियोडिकली चेंज करता है अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट टर्म जो है वो है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या होता है, देखिए जो भी मेरे पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है अगर वो समय के साथ चेंज हो रही है ना, तो अगर हम उसको किसी उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम किसी ग्राफ के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट ग्राफ इज नोन एज वेव फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देखिए क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विद टाइम, ठीक है।
तो अगर मेरे पास कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, नेचुरली वो चेंज हो रही है समय के साथ, है ना, और अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में ऑन अ ग्राफ, देन दैट इज नोन एज व्हाट, वेव फॉर्म, उसे हम लोग वेव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइकिल मतलब क्या होता है, राइट। तो साइकिल मतलब वही होता है जिस पे बैठ के हम जाते हैं वहाँ, नहीं ये वो साइकिल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इफ़ अ वेव फॉर्म, यहाँ पे लिखा है देखिए, इफ़ अ वेव फॉर्म स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, अगर कोई वेव फॉर्म खुद को रिपीट करना चालू कर दे, है ना, अगर कोई वेव फॉर्म खुद को रिपीट करना चालू कर दे फ्रॉम एनी टाइम इंस्टेंट, किसी टाइम इंस्टेंट के बाद, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये जो वेव फॉर्म दिख रही है ना ऊपर, ये ऐसा चल रहा है 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 यहाँ तक आया, और फिर इसके बाद फिर रिपीट करना शुरू हो गया, चल रहा है अगेन, तो रिपीटिशन चालू हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइम इंस्टेंट पे हम लोग बोलेंगे कि इस वेव फॉर्म ने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया, इट हैज़ कंप्लीटेड वन साइकिल, राइट। तो लिखा है इफ़ अ वेव फॉर्म स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ फ्रॉम एनी टाइम इंस्टेंट देन इट इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन साइकिल एट दैट इंस्टेंट, उसने उस इंस्टेंट पे क्या कर लिया, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो इसे हम लोग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, देखिए टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है, तो देखिए कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो टाइम है जो एक साइकिल कंप्लीट करने में किसी वेव फॉर्म को लगता है, राइट। जैसे यहाँ पे डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ये एक साइकिल आपको ये हाईलाइट करके दिखाया ना, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा, राइट, जितना भी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, ये टाइम, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया टाइम पीरियड, देखिए इट इज़ दी टाइम टेकन बाय द वेव फॉर्म टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लग रहा है दैट इज टाइम पीरियड, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, एक सेकंड में कितनी साइकिलें कोई वेव फॉर्म कंप्लीट कर रहा है, राइट। याद रखिएगा पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हैं, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप होता है, देखिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप, वो भी लिख देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। यूनिट क्या होता है, तो देखिए टाइम पीरियड तो टाइम है ना, तो सेकेंड्स में हम लोग इसको मेज़र करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है ना इसको मेज़र करते हैं हम लोग हर्ट्ज़ में, ठीक है, हर्ट्ज़ में, या फिर पर सेकेंड भी होती है इसकी यूनिट। वैसे इसकी ऐसा यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ ही है, नहीं तो पर सेकेंड में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, कोई भी वेव फॉर्म जो भी मैक्सिमम वैल्यू एक साइकिल में अटेन करता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय दी वेव फॉर्म इन वन साइकिल, है ना, एक साइकिल में, किसी पर्टिकुलर साइकिल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपका वेव फॉर्म अटेन कर रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले वेव फॉर्म में हम देखें ना, तो ये जो पॉइंट है ना मेरा, ये दिस पॉइंट, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट दी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म। सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमको याद रखनी है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में। स्पेशली साइनोसोडल को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो साइनोसोडल के बारे में ही अगर आप मन में सोच के इन सबको पढ़ते हैं और उसे याद रखते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या क्या है। अब देखिए क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था ना, अल्टरनेटिंग का मतलब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे साइन वेव से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब ही साइनोसोडल है, ठीक है, राइट, साइनोसोडल। ठीक है, तो देखिए ये एक जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, दिस इज v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। एक्चुअली मेरे को इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये जो v है दैट शुड बी लाइक दिस, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ पे जो वी टी लिखा है ना, अच्छा मैं इन सबको सारे टर्म्स को यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब क्या क्या हैं। ये जो वी टी लिखा है, दिस वी टी स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है। ये जो वी एम लिखा है ना यहाँ पे, वी एम दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड, अभी जो आपको दिखाया था ना वो एम्पलीट्यूड है ये, या फिर इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, पीक वैल्यू, राइट। यहाँ पे ये जो आपको ओमेगा टी दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दी फेज एंगल, ठीक है। इसमें जो ओमेगा आपको दिख रहा है ना, दिस ओमेगा, ये ओमेगा को अगर मैं अलग से बोलूं, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये टर्म्स आप कुछ याद कर लीजिए, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे,
इसका वैल्यू 2πf के बराबर होता है। यहाँ पे जो f है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, अभी आपको बताया था ना, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जनरल फॉर्म है आपके किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, राइट। अगर मान लीजिए आपसे बोलता है अल्टरनेटिंग करंट का जनरल फॉर्म लिखिए, तो करंट भी सेम ही होता है ना, करंट का भी इक्वेशन अलग नहीं है। करंट को कैसे लिखेंगे, देखिए आई टी इट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, और कुछ और बातें आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए कि क्या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर कोई साइनोसोडल क्वांटिटी है तो यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी लिखा हो, इट में भी कॉस ओमेगा टी एज वेल। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है ना वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, तो ये भी एक साइन वेव है ना। ऐसा नहीं बोलना कि सर यहाँ तो कॉस लिखा था तो ये फिर साइन वेव थोड़ी होती है, नहीं, तो ये भी एक साइनोसोडल क्वांटिटी है, ठीक है। लाइकवाइज करंट का भी हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक वेव फॉर्म लिखा हुआ है कुछ ऐसा, एक मैं अलग कलर से लिख के देता हूँ। देखिए ये अगर आपको कहीं लिखा है ऐसे वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट, और यहाँ पे लिखा है देखिए आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, है ना। तो अगर यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा है ना, तो ये जो आपको माइनस फाई यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। इसका मतलब करंट और वोल्टेज में ये फाई एंगल का फेज डिफरेंस है, राइट, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, ये बता रहा है कि आपका जो करंट है, करंट का वेव फॉर्म है, वो वोल्टेज के वेव फॉर्म से लैग कर रहा है, ठीक है। लैग कर रहा है तो देखिए बनेगा कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे, इसी पेज पे बना रहा हूँ, है ना। थोड़ा छोटा बनाऊंगा लेकिन आपको क्या है, सब कुछ सामने रहेगा तो समझ में आएगा, राइट। तो ये मेरे पास मान लीजिए ओमेगा टी है ना, और करंट का वेव फॉर्म मान लीजिए, मैं वोल्टेज का वेव फॉर्म मान लीजिए बना रहा हूँ वाइट कलर से ही। तो ये मेरा अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म है ना, लाइक दिस। अब साइनोसोडल है, ये तो दिख ही रहा है उसके एक्सप्रेशन से, ठीक है। और अगर मुझे इस करंट का वेव फॉर्म बनाना है ना, ये वाला ओमेगा टी माइनस फाई, तो ये फाई एंगल से लैग कर रहा है, मतलब उससे पिछड़ा हुआ है ना। तो इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ तो देखिए ये कैसा बनेगा, फाई एंगल और आगे से, फाई एंगल मतलब यहाँ पे फाई एंगल और डिले करके यहाँ से बनेगा ऐसे, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक लैगिंग वेव फॉर्म होगा करंट का, राइट, जो फाई एंगल से लैग कर रहा होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई होता तो फिर वो क्या होता है, लीडिंग फेज एंगल है ना, फिर करंट का वेव फॉर्म इधर पीछे से बनता कहीं से, राइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 12 में पढ़ाई जाती हैं, मेरे ख्याल से सबको आती होंगी। मैंने ज़्यादा इसलिए इसको एम्फेसाइज नहीं किया अपने इस वीडियो में, ठीक है। बस आपको जो याद रखना है वो हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज वाइल एग्जामिनेशन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को। हाँ, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछते हैं और आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, राइट। तो आरएमएस वैल्यू मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो अगर आपने एक बार समझ लिया तो डेफिनेशन लिखना इज़ वेरी ईजी, राइट। तो मेरे पास एक सर्किट है, मान लीजिए एक रजिस्टर है मेरे पास लाइक दिस, ठीक है। और इस रजिस्टर को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, देखिए एक एसी सोर्स से, ठीक है, ठीक है, एक एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए V एंगल 0 डिग्री ऐसा कुछ है, ठीक है, एसी सोर्स है, ये रजिस्टर है। और अब हम इसको मान लीजिए कुछ टी टाइम के लिए इसको कनेक्ट करके रखते हैं ना, याद रखिएगा टी टाइम के लिए हमने इस सोर्स को कनेक्ट करके रखा है इस रजिस्टर में, ठीक है। टी टाइम के लिए हमने कनेक्ट करा। अब टी टाइम में कनेक्ट करने पर मान लीजिए इस एसी सोर्स ने इसमें कुछ एच हीट प्रोड्यूस किया ना, एच हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। याद है कि दोनों चीज़ें, टी टाइम में हमने इसको टी टाइम के लिए कनेक्ट किया और एच हीट प्रोड्यूस किया, राइट। अब क्या करा, हमने इस एसी सोर्स को अलग किया और हमने इसी सेम रजिस्टर में, है ना, इसी सेम रजिस्टर में सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर है ना, आर, जैसे यहाँ पे आर थी यहाँ पे भी आर है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डीसी सोर्स लगाया, मान लीजिए डीसी सोर्स है, बस वैल्यू बढ़ा घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नॉब से, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल डीसी सोर्स लगाया और हमने इस डीसी सोर्स को मान लो टी टाइम के लिए ही चलाया, ठीक है। अब टी टाइम तक चलाने पर हमने यहाँ पे हीट नोट करना चालू किया है ना, हीट का हमने रीडिंग लेना चालू किया,
डीसी लगाने के बाद। अब ये वेरिएबल है ना, तो इसका वैल्यू हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो देखिए इस वेरिएबल डीसी सोर्स में हम वो वैल्यू पे पहुंच जाते हैं जितना वैल्यू डीसी सोर्स का इस टी टाइम में इस सेम रजिस्टर में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर दे जितना इस एसी ने किया था। मान लो इस एसी वाले को जब हमने कनेक्ट किया था ना, तो इसने कुछ 100 जूल यहाँ पे 10 सेकेंड्स चलाए और 100 जूल प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब मुझे इस डीसी को सोर्स को भी लगाना है 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो अब इस 10 सेकेंड्स में इस डीसी का कौन सा वैल्यू होगा जो 100 जूल्स प्रोड्यूस कर देगा, अगर वो मुझे पता चल जाता है तो ये जो डीसी का वैल्यू होगा ना, ये ही इस एसी का क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। समझ में आई बात। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जिस एसी का मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए ना, उसको एक रेजिस्टिव सर्किट में कनेक्ट करूंगा। मान लो कुछ टी टाइम के लिए मैं उसमें कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है वो हीट ट्रांसफर निकाल लूंगा। इसके बाद मैं एक वेरिएबल डीसी सप्लाई कनेक्ट करूंगा और ये वेरिएबल डीसी सप्लाई को टी टाइम तक ही चलाऊंगा, लेकिन इसकी वेरिएबल डीसी सप्लाई की वैल्यू मैं उस वैल्यू पे पहुंचाऊंगा ताकि वो उतने ही टाइम पीरियड में जितने में मैंने एसी को कनेक्ट किया था ना, से 10 सेकेंड्स यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स में उतने टाइम पीरियड में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर दे, ऐसा डीसी मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँगा। तो ये जो डीसी सोर्स मुझे मिलेगा ना, जो उतने टाइम पीरियड में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो इस एसी सोर्स का क्या कहलाएगा, आरएमएस वैल्यू, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट विच व्हेन flows through a circuit produces same amount of heat as produced by the alternating current through the same circuit for the same time, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ समझाई ना, वो यहाँ वर्ड्स में लिखी है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो ये डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये डेफिनेशन नहीं लिखते, बस आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो फुल फॉर्म नहीं डेफिनेशन पूछा होता है, राइट। तो फुल फॉर्म लिख के छोड़ाते हैं बच्चे, फुल फॉर्म लिख के नहीं छोड़ के आना, ये डेफिनेशन पूरा लिखना है, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको आई होप समझ में आ गया होगा आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो देखिए साइन वेव के लिए आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिस इज द फॉर्मूला। तो बस आपको इतना याद होना चाहिए, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम बाई √2, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है आरएमएस की तरह, ठीक है। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, देखिए इसको आई एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आरएमएस वैल्यू को आई आरएमएस और सिंपली कैपिटल आई अगर कहीं पे लिखा है ना, तो ये आरएमएस वैल्यू ही होता है, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू की बात करें तो देखिए फिर से वही समझते हैं क्या है। अगर मेरे पास एक रजिस्टर है, इसको मैंने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट करके रखा है मान लीजिए, और ये आर है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है मान लीजिए वी एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि ये जो मेरा एसी सप्लाई है ना, ये यहाँ पे कुछ चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है मान लीजिए टी टाइम में। टी टाइम में क्यू चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तो टी टाइम में क्या कर रहा है, क्यू चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमने नोट कर लिया। से मान लो हम टी टाइम मतलब से 20 सेकेंड्स में मान लो ये 100 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सेम रजिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक डीसी वेरिएबल डीसी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये वेरिएबल डीसी है, इसका वैल्यू बढ़ा घटा सकता हूँ, इसको भी मैं टी टाइम के लिए लगाऊंगा, मतलब 20 सेकेंड्स के लिए लगाए। अब मुझे डीसी का वो वैल्यू चाहिए जो 20 सेकेंड्स में क्या करे, 100 कूलम जो है वो ट्रांसफ़र कर दे इस आर में, ठीक है। तो अगर ऐसा वैल्यू मुझे मिल जाता है तो ये वैल्यू डीसी का वो क्या कहलाएगा, इस आर का, सॉरी इस एसी वाले का क्या कहलाएगा, एवरेज वैल्यू। तो वहाँ पे क्या कर रहा था, हीट ट्रांसफ़र चेक कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच व्हेन फ्लोज थ्रू अ सर्किट ट्रांसफर्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज ट्रांसफर्ड बाय एसी थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम, ठीक है। सेम वही एक्सप्लेनेशन जो है वो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखिए साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो ये है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा, है ना। पर ये आपको हमेशा याद रखना है, ये साइन वेव की बात हो रही है। एवरेज वैल्यू डिफरेंट वेव फॉर्म्स के लिए डिफरेंट फार्मूला हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ साइन वेव की बात कर रहे हैं, इसलिए ये साइन वेव का फार्मूला है, राइट। चलिए, तो ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, इनको आपको याद करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या टॉपिक है अपना, फॉर्म फैक्टर। चलिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्या लिखा है देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ना, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो है ना, तो ये होता है देखिए फॉर्म फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ आई आरएमएस टू आई एवरेज, ठीक है।
अच्छा, साइन वेव के लिए इसकी वैल्यू जो होती है ना 1.11 होती है ना, याद रखिएगा, है ना। दिस इज 1.11 फॉर साइन वेव, राइट। पीक फैक्टर क्या होता है देखिए, पीक फैक्टर तो न्यूमेरिकल्स में कभी कभी निकालने को देते हैं, फाइंड द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, राइट। तो पीक फैक्टर कैसे लिखेंगे, पीक फैक्टर इट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू फॉर साइन वेव 1.414 या फिर √2 होती है ना, ठीक है, 1.414 फॉर साइन वेव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये दोनों मेरे फैक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए एसी टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में क्या क्या होते हैं एसी सर्किट कनेक्ट करने पर, ये देखते हैं आगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग एक एसी सप्लाई को एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट करते हैं ना, ये एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है और इसमें मैंने एक एसी सप्लाई जिसका वैल्यू कितना है देखिए, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किया ना, मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आई फ्लो करने लगा है ना, तो ये जो आई करंट है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू दिस V डिवाइडेड बाई R, है ना। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए I इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R, राइट। और यहाँ पे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और या फिर I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, राइट। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो ये आपका वोल्टेज का इक्वेशन था, ये आपका करंट का इक्वेशन है। अभी हमने जनरल फॉर्म पढ़े थे एसी के, तो देखा था ना, ये दोनों सेम फेज में है, दोनों के एंगल देखिए क्या है, ओमेगा टी और ओमेगा टी। तो अगर देखिए इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ ना मैं, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए 0 डिग्री के लॉन्ग ही मैं अपना करंट बना रहा हूँ ना, मान लीजिए वोल्टेज बना रहा हूँ, मान लीजिए से V, तो करंट भी कैसा बनेगा, इसी तरफ से I, ठीक है। तो अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, देखिए हम जब भी फेजर डायग्राम्स बनाते हैं ना किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा RMS वैल्यूज़ ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे, अगर वोल्टेज का फेजर इधर है तो करंट का फेजर भी सेम डायरेक्शन में बनेगा। फेज एंगल इज, फेज डिफरेंस इज 0, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं बनाना है अपने को ना। तो ये बात हमें स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये IM, ये जहाँ लिखा IM, ये किसके बराबर होता है देखिए, दिस इज नथिंग बट VM डिवाइडेड बाई R, राइट। ये भी आपको याद रखना है, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट इज नथिंग बट इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई R, ओके। फेज एंगल कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है ना, मतलब फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। इसके फेजर डायग्राम को देख के हम एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट क्या लिख सकते हैं देखिए, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, है ना। तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ठीक है, ये दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर इन प्योरली रेजिस्टिव इंडक्टिव, मतलब पावर इन एसी सर्किट, जिस भी चीज़ में पूछा है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप आराम से समझिए यहाँ पे कि रेजिस्टिव सर्किट में पावर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, याद रखिएगा, इफ आई एम लुकिंग फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है देखिए प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो किसी भी सर्किट में अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पावर निकाल रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, ये है देखिए, ये रिलेशन लिखा है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये करंट है। तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा ना, दैट विल बी पावर। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस P इज इक्वल टू V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, VM साइन ओमेगा टी, राइट। और I की जगह क्या लिख सकते हैं, IM साइन ओमेगा टी, राइट। एग्री, ये दोनों चीज़ें तो हम लिख सकते हैं। अब इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू VM IM, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और देखिए इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, VM IM बाई VMIM बाई 2, राइट, VMIM बाई 2 इंटू
2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, 2 से प्रोडक्ट किया और फिर 2 से ही डिवीजन कर दिया, और फिर देखिए इसी को लिख सकता हूँ ना मैं वी एम आई एम बाई 2। ठीक है, और ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है देखिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, राइट। और इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू वी एम बाई √2 आई एम बाई √2। ठीक है, माइनस अगेन वी एम बाई √2, मैंने प्रोडक्ट कर दिया अंदर ब्रैकेट के, आई एम बाई √2 कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मिला है ना, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है। देखिए इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है कि इसका याद रखना है आपको या रटना है, ये तो आप उस समय डिराइव भी कर सकते हैं सीधे सीधे, इन केस अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो। ठीक है, राइट। अगर मान लीजिए इसी के आगे अब आपसे कोई बोलता है एवरेज पावर पर साइकिल बताइए ना, एवरेज पावर। ठीक है ना, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल है ना, इन अ कंप्लीट साइकिल। तो देखिए क्या हो जाएगा एवरेज पावर, उसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये जो शुरू में आपको टर्म दिख रहा है ना, इसका हमें एवरेज निकालना ओवर अ पीरियड है ना, ओवर अ टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें देखिए टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो इसका तो एवरेज वैल्यू सीधे सीधे यही आ जाएगा, कितना वी एम बाई √2 और आई एम बाई √2 फर्स्ट पार्ट का। और ये जो है सामने, अब ये जो आपको दिख रहा है ना कॉस 2 ओमेगा टी, तो देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ये भी आप याद रखना हमेशा, दैट एवरेज ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी, एवरेज ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल फंक्शन, साइनोसोडल फंक्शन ओवर अ कंप्लीट साइकिल है ना, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। अगर आपको कहीं पर भी एक डबल फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल फंक्शन दिख रहा है, तो देखिए ये कॉस लिखा है मतलब साइनोसोडल फंक्शन है, और डबल फ्रीक्वेंसी है दिख रहा है आपको 2 ओमेगा टी, तो अगर आप इसका एक एवरेज निकालते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल थ्योरम बोल सकते हैं इसको, ये है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0, तो एवरेज पावर हो जाएगी ये। और देखिए वी एम बाई √2 आई एम बाई √2 ये अपने आप में क्या है, वी आर एम एस और आई आर एम एस, और सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो ये आपको याद रखना है कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, V इंटू आई, राइट। अब देखिए इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए मैं तीनों सारे वेव फॉर्म्स यहाँ पे बारी बारी से बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से। मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज का वेव फॉर्म मुझे बनाना है ना, तो वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनाते हैं, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, राइट। ये एक वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो साइनोसोडल वोल्टेज है अपना। ठीक है, तो करंट का वेव फॉर्म भी कैसा रहेगा, देखिए सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, राइट। सेम टू सेम का मतलब मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए करंट का वेव फॉर्म येलो कलर से बना रहा हूँ, तो दिस विल बी द वेव फॉर्म ऑफ करंट। तो फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ से इस ओमेगा टी वाली लाइन को ऊपर वाली वेव क्रॉस कर रही है ना, वहीं वहीं से क्रॉस करेगी नीचे वाली वेव भी, राइट। तो क्रॉसिंग्स पर कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब बोलते हैं कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये जो येलो वाला है दिस इज करंट, रेड वाला जो है दैट इज योर वोल्टेज। तो पावर कैसा बनेगा, तो देखिए पावर हर एक इंस्टेंट पे दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल बी सम ग्रेटर वैल्यू, वो आपको एक बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो देखिए पावर बनाता हूँ यहाँ पे, ये कैसा बनेगा, देखिए हर एक इंस्टेंट पे दोनों का प्रोडक्ट, तो ब्लू कलर से जो बनाया ना दैट इज योर पावर, राइट। तो यहाँ पर देखिए करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, तो पावर भी कैसे नहीं मिलेगा, पॉजिटिव। अगेन देखिए यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पावर का वेव फॉर्म कैसा मिलेगा, ऊपर। अगेन यहाँ पर भी देखिए पावर का वेव फॉर्म कैसा मिलेगा, ऊपर अगेन। तो बाय दिस वे यू आर गोइंग टू गेट दी पावर। तो ये पावर का वेव फॉर्म है, ठीक है, राइट।
ये जो हमने पावर का वेवफॉर्म बनाया ना, तो एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू एवरेज पावर, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए याद रखनी है कि उसका इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द रिलेशन, हाउ टू गेट द एवरेज पावर, व्हाट आर द वेवफॉर्म्स। मोरओवर इससे पहले आपके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के करंट और वोल्टेज रिलेशंस क्या होते हैं और उनका फेजर डायग्राम क्या होता है, ये सब। तो इतनी बातें प्योरली रेजिस्टिव के लिए हमने देखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट अब क्या होता है, ये अब देखते हैं, राइट। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और इसमें आप एक एसी सोर्स जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, देखिए Vm sin ओमेगा टी उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो। तो देखिए जैसे ये कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा से IT, और ये करंट इस कॉयल से पास होगा जिसका इंडक्टेंस आपको L दिया है। और चूंकि ये करंट जो है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो नेचुरली यहाँ पे एक EMF इंड्यूस करेगा, लेट दैट EMF बी E, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ EMF इंड्यूस करेगा, वो E है मान लेते हैं। तो देखिए आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V, ये जो हमने अप्लाई करा था, दैट वाज व्हाट, Vm sin ओमेगा टी। और इसको लगाने पर जो EMF इंड्यूस हुआ ना, तो दैट EMF इज गिवन बाय, देखिए ये फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू -L di/dt, ठीक है। ये फैराडे के द्वारा दिया गया फॉर्मूला। इसमें जो माइनस साइन है ना, ये बताता है कि आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो अप्लाइड वोल्टेज के फेज अपोजिशन में है, राइट। तो माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है, लेंज लॉ के कारण ये लगाया जाता है, राइट। तो देखिए अब ये जो इंड्यूस्ड EMF है ना, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है आपके अप्लाइड वोल्टेज के, राइट। तो अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो इंड्यूस्ड EMF का इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, माइनस ऑफ L di/dt। तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो इससे मुझे मिल जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू L di/dt, L di/dt। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू L di/dt। और अब देखिए अब मुझे अगर यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए di इज इक्वल टू Vm/L sin ओमेगा t dt, ठीक है। और अब देखिए अगर मुझे अब यहाँ पे करंट चाहिए तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए I इज इक्वल टू Vm/L, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और साथ में साइन ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा, ये भी ओमेगा टी भी एक बार इंटीग्रेट होगा ना, तो यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा, या नीचे आ जाएगा ना। तो ये इंटीग्रेशन आई होप सब लोग समझ गए होंगे, जानते ही हैं, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूले को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आई दैट इज इक्वल टू, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, Vm/ओमेगा L, इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन व्हाट ओमेगा टी माइनस π/2। अच्छा क्यों किया मैंने ऐसा, ये कॉस में रहने देते और ये साइन में, पर ये साइन और कॉस अगर दोनों अलग अलग होंगे ना, तो हम नहीं बता पाएंगे कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है मेरे पास, और अगर दोनों के बीच में आपको बताना है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो दोनों या तो साइन के फॉर्म में होने चाहिए या दोनों कॉस के फॉर्म में। तो ये चूंकि ये कॉस के फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया किसमें, साइन के फॉर्म में, राइट। तो दिस इज द रिलेशन, राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा L है ना, ओमेगा L, इसको हम लोग XL भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस ओमेगा L इज नथिंग बट XL, राइट। ये XL क्या है, इसका नाम क्या है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, याद रहेगा, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो करंट है ना, इसका वेव फॉर्म जो है वो वोल्टेज से बिल्कुल 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, माइनस का साइन है, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग फेजर डायग्राम में कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम अगर मुझे इसका बनाना है, तो देखिए अगर ये करंट का वेव फॉर्म है, ये करंट का फेजर बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए इधर, ठीक है, तो वोल्टेज कैसा बनेगा, इससे लीड करता हुआ 90 डिग्री, राइट, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज का फेजर रहेगा, ये आपका करंट का फेजर रहेगा, राइट। दोनों के बीच में फेज एंगल कितना रहेगा, देखिए फेज डिफरेंस दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना,
लैगिंग करंट होता है इसमें, है ना, तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस वाज द केस ऑफ व्हाट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें हमने देखा कि क्या आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और क्या इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट टर्म इसमें पावर क्या है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पावर क्या होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अब अपने को ये देखना है ना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है, राइट। तो देखिए फिर से वही इंस्टेंटेनियस पावर, अब यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं, इंस्टेंटेनियस पावर है ना, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, ये हमें पता ही है P क्या होता है। और P इंटू वी इंटू आई के लिए V की जगह क्या लिखेंगे, देखिए Vm साइन ओमेगा टी, और I की जगह लिखेंगे देखिए Im साइन, इस बार यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा Vm Im, है ना, और इसको लिख सकते हैं देखिए साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हम अगर ये अंदर को रिवर्स कर दें, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है ना, तो सीधे सीधे ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, राइट, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मैंने बस 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये हो जाएगा देखिए क्या, Vm बाई रूट 2 Im बाई रूट 2 और साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन है। और अब आपसे कोई बोलता है यार एवरेज निकाल दो, है ना, एवरेज पावर, तो अब आपको दिख रहा होगा एवरेज पावर, तो आप बता सकते हैं, मैंने आपको एक पीछे एक बताया था एक स्टेटमेंट कि एवरेज पावर ऑफ अ साइनोसोडल क्वांटिटी फॉर डबल फ्रीक्वेंसी फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0, तो P किसका हो जाएगा, वैल्यू 0, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स देख लीजिए, वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म बनाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आना चाहिए आपको, और इजी भी होता है बहुत, इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए मेरे पास ये एक वोल्टेज का वेव फॉर्म है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये एक वोल्टेज का वेव फॉर्म बना रहा हूँ। अच्छा मैं ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ना आपको, बार बार चाहता तो सीधे ड्राइंग ले सकता था पहले से भी, ताकि आप भी फेमिलियर हों कैसे ड्रॉ करना है। तो एक वोल्टेज का वेव फॉर्म मुझे बनाना है, और अब एक करंट का बनाना है। तो इस बार करंट का वेव फॉर्म जो है ना, वो सेम जगह से क्रॉस नहीं करेगा, राइट। इस बार करंट का जो वेव फॉर्म है ना, वो यहाँ से इतना डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए ये पाई बाई 2 का गैप है ना, तो यहाँ से जाएगा, राइट, करंट का वेव फॉर्म, इट विल क्रॉस लाइक दिस वे, इस बार ऐसे क्रॉस करते हुए जाएगा वो, है ना। इधर भी कहाँ जा रहा है, ऐसा जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है ना कि अगर अब आपको पावर का वेव फॉर्म बनाना है, तो देखिए मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव ये देखना है। तो आप करना क्या है, आपको ये जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे आपको ये ओमेगा टी क्रॉसिंग्स दिख रही है ना, वहाँ पे हल्के हाथों से आप एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच लीजिए, अगर आप इसे प्लेन पेपर पे बना रहे हैं। और अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये लाइनें उसमें ऑटोमेटिक खिंची रहेंगी, ठीक है। तो ये आप प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, तो इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से जहाँ जहाँ क्रॉसिंग्स दिख रही है ना आपको, देखिए मैंने जहाँ जहाँ पे कोई भी दोनों में से वोल्टेज करंट जो भी क्रॉस कर रहा है ना जहाँ पे, बस वही चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी वहाँ पे वर्टिकल लाइन्स खींच दे रहा हूँ, ठीक है। ये खींचने से फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए ये जो फर्स्ट मैंने एक सेक्शन बनाया ना, इस सेक्शन में देखिए मेरा वोल्टेज जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन मेरा करंट पूरा नेगेटिव है। तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेचुरली मुझे पावर कैसा मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट, और वो क्या होगा, नेगेटिव। तो पावर का वेव फॉर्म कैसा मिलेगा, नेगेटिव, राइट। तो देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, पावर का वेव फॉर्म दैट विल बी नेगेटिव, राइट, ऐसा नीचे की तरफ। फिर देखिए इसमें क्या है, मेरा वोल्टेज भी पॉजिटिव है करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर भी मुझे कैसा मिलेगा इस बार, पॉजिटिव। तो इतने में मुझे पावर भी मिल जाएगा क्या, पॉजिटिव। फिर देखिए यहाँ पे मेरा करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, तो मुझे वैल्यू भी क्या मिलेगी, नेगेटिव। फिर अगेन दोनों नेगेटिव है तो फिर मिलेगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और इस प्रकार आपको जब आप एक ओवर ए कंप्लीट साइकिल पूरे पावर का एवरेज निकालेंगे ना, तो दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, 0, ठीक है।
रेजिस्टिव में नहीं था ऐसा, रेजिस्टिव में सब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा था, तो मुझे एवरेज भी मिला था कुछ ना कुछ, राइट, वो ज़ीरो नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे तो एक साइकिल में देख रहे हो तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो इसलिए मेरा पावर क्या मिल रहा है यहाँ पे, ज़ीरो, राइट। तो एक प्योरली इंडक्टिव का ये केस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, AC थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके, सॉरी AC थ्रू प्योरली कैपेसिटिव है ना, रेजिस्टिव बोल दिया मैंने गलती से। कैपेसिटिव सर्किट में अब देखना है कि अगर हम लोग AC कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक सर्किट है, इसमें कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखा है, और इसको एक हम लोग AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको दिया है Vm sin ओमेगा t, और इसको देने पर मान लीजिए कुछ IT करंट यहाँ से जा रहा है। तो देखिए IT करंट नेचुरली इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगा, और ये जो चार्ज है ना, दैट चार्ज Q दैट इज गिवन बाय C इंटू V, राइट। Q इज इक्वल टू CV, ये सबने पढ़ा है, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, V इज द वोल्टेज, Q इज द चार्ज, राइट। तो देखिए हम लोग करंट क्या लिखते हैं, फिर करंट क्या हो जाता है, फिर देखिए dQ बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, या फिर रेट ऑफ डिस्चार्ज ही करंट होगा इसका, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विल बी करंट, या फिर ये हो जाएगा देखिए d बाई dt ऑफ व्हाट, C और V, ऐसा लिख सकते हैं। अब C तो मेरा कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं इस डिफरेंशिएशन से, तो ये जाएगा C d बाई dt ऑफ व्हाट, दिस Vm साइन ओमेगा t। और देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू भी कांस्टेंट है तो इसको भी ले सकते हैं, देखिए C Vm d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t, राइट, d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t। और अब देखिए d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t है तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा C Vm कॉस ओमेगा t, राइट। और फिर देखिए अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, I इज इक्वल टू, है ना, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Vm डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C, है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये ऊपर जाके ऐसे ही बन जाएगा ना, और फिर देखिए इस कॉस को तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, क्या, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, राइट, इसे ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I फाइनली ये हो जाएगा कितना, Im साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, वेयर दिस Im ये बराबर है Vm डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C, या फिर Im बराबर है किसके, Vm डिवाइडेड बाई XC, है ना, इसको XC भी बोलते हैं हम लोग, ये जो 1 बाई ओमेगा C है ना, दिस इज नथिंग बट XC स्टैंड्स फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, XC 1 बाई ओमेगा C इसका वैल्यू है, राइट। तो दिस इज दी एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है बाई एन एंगल 90 डिग्री, वोल्टेज ये था, करंट ये था। तो देखिए फेजर डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो फेजर डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो ये आपका मान लेते हैं, इसको ही करंट मान लेते हैं अभी, ठीक है ना, से दिस इज करंट, तो ये लीड कर रहा है तो वोल्टेज यहाँ पे इधर बन जाएगा इस बार नीचे की तरफ, तो दिस विल बी योर वोल्टेज, और ये एंगल आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए इसके बारे में, दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, कैपेसिटिव सर्किट में जब आप AC देते हैं। अच्छा अभी इसमें हमें पावर भी देखना है ना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पावर क्या है, पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, राइट। तो देखिए पावर में क्या करना है अब अपने को, फिर से भाई अब इस बार 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 नहीं लिख रहे हैं कि ये इंस्टेंटेनियस पावर है क्या है, सीधे आपको पता ही है कैसे निकलता है इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये हो जाएगा P दैट इज इक्वल टू V इंटू आई, और V हमने देखा ही क्या होता है, Vm साइन ओमेगा t, और I मैंने अभी आपको दिखाया दैट इज Im साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, राइट, समझ में आ गया ना। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, दैट इज Vm Im साइन ओमेगा t, और ये हो गया कॉस ओमेगा t, है ना, और फिर इससे आपको मिलेगा Vm Im बाई रूट टू और ये साइन 2 ओमेगा t, ये पहले कर चुके हैं, पिछला वाला भी बिल्कुल ऐसे ही था, है ना, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन है, दिस इज योर रिलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर,
ठीक है। और एवरेज पावर अब आप सब आसानी से बता सकते हैं, दैट एवरेज पावर विल बी व्हाट, 0, क्योंकि देखिए डबल फ्रीक्वेंसी फंक्शन है ना, इसका एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, 0। तो एवरेज पावर इज नथिंग बट 0। वेव फॉर्म बनाना है, वेव फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए अब एक बार करने के बाद एक्सपर्ट हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए वेव फॉर्म बनाएंगे तो ये आपका वोल्टेज हो गया। ये सब एग्जाम में पूछता है, नहीं पूछता तो भी बना दोगे तो अच्छे नंबर देगा, राइट, है ना, उसको लगेगा कि सब आता है ऐसे, है ना। तो ये वेव फॉर्म बन गया वोल्टेज का। करंट बनाना है ना, तो इस बार करंट जो है वो लीड कर रहा है भैया, है ना। तो करंट लीड कर रहा है, तो लीडिंग करंट कैसा बनेगा, तो लेट्स मेक लीडिंग करंट। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री, तो ये पहले पहुँचेगा ना यहाँ पे अपने, है ना, 90 डिग्री वाला करंट। तो अब देखिए कैसा बनेगा यहाँ पे लीडिंग करंट कैपेसिटर का। तो हमें वेव फॉर्म पीछे से बनाकर लानी है ना, तो पीछे से बना के लाएंगे तो ये यहाँ से घूमती हुई जाएगी ना, तो ये ऐसे आएगी ऊपर से, यूँ बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसी, फिर ऐसी, राइट, फिर ऐसी, लाइक दिस, ठीक है। और फिर से वही जहाँ जहाँ क्रॉसिंग्स हैं वहाँ वहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए और बना डालिए पावर, राइट। जहाँ जहाँ पे भी आपको क्रॉसिंग्स दिख रही है ना, उन क्रॉसिंग्स पे लाइन खींच के पावर बना दीजिए। तो देखिए पावर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे पावर विल ऑल्सो कम आउट टू बी पॉजिटिव। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पावर विल कम आउट टू बी नेगेटिव। अगेन दोनों नेगेटिव हैं, तो पावर विल कम आउट टू बी व्हाट, पॉजिटिव। और फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पावर विल कम आउट टू बी व्हाट, नेगेटिव। तो इस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साइकिल में आपको मिलेंगे। एवरेज निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, 0। सो दिस वाज नथिंग बट दी पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो आई होप आपको ये तीनों रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट से क्या क्या चीज़ें होती हैं ये समझ में आ गए होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर RL सीरीज सर्किट, राइट। अब मेरे पास एक RL सीरीज सर्किट है, इसमें क्या होते हैं वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप्स। तो अब अपने को देखिए एक RL सीरीज सर्किट दिया, एक रेजिस्टर दिया है, साथ में एक इंडक्टर दिया है जिसका इंडक्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे L, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया है ना Vm sin ओमेगा t, मान लेते हैं इसका RMS वैल्यू जो है वो V है ना, और एंगल इसके लिए 0 डिग्री दे रखा है, मान लीजिए ऐसे V एंगल 0 डिग्री ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये देने के बाद मान लीजिए कुछ करंट जिसका RMS वैल्यू I है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो बराबर है से VR के, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मान लीजिए वो बराबर है VL के, ठीक है। तो देखिए एज पर KVL है ना, ये जो आपका V है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, VR प्लस VL, VR प्लस VL। लेकिन ये जो समेशन है ना यहाँ पे, दिस समेशन विल बी, याद रखिएगा एक फेजर सम होगा, ये अर्थमेटिक सम नहीं होगा, है ना। दिस विल बी फेजर सम। याद रखिए AC क्वांटिटीज में जब भी आप समेशन करते हैं ना दो चीज़ों का, तो दैट सम इज नॉट द डायरेक्ट अर्थमेटिक सम, दैट इज द फेजर सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, राइट। तो यहाँ पर भी ये जो होगा ना दैट विल बी व्हाट, फेजर सम ऑफ योर वोल्टेज एंड दी करंट। तो मैंने वही लिखा है, दैट इज दिस VR प्लस VL। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और दिस V दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I इंटू R प्लस JIXL, है ना, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो JIXL मैंने लिखा है ना, दैट रिप्रेजेंट्स दी फेजर सम ऑफ दीज टू, है ना, दोनों का फेजर सम दोनों का कैसे बनाया है मैंने। तो देखिए ये आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरा ये रेफरेंस, यहाँ पे मैंने एक फेजर डायग्राम में अगर मैंने यहाँ पे एक करंट बनाया एज अ रेफरेंस, ठीक है ना, करंट। अच्छा करंट को ही मैंने रेफरेंस क्यों लिया, वाई नॉट वोल्टेज। तो देखिए ऐसी चीज़ हम लोग रेफरेंस लेते हैं जो पूरे सर्किट में सेम हो। तो एक सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे करंट इज सेम फॉर दी कंप्लीट सर्किट, इसीलिए मैंने यहाँ पे करंट को लिया एज अ रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। तो करंट को रेफरेंस लिया है, तो देखिए मेरा वोल्टेज जो है वो क्या बन जाएगा, करंट के साथ ही बनेगा यहाँ पे ऐसा रेजिस्टिव वोल्टेज, है ना, जो मेरा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है ना, दैट विल बी इक्वल टू VR लाइक दिस, ठीक है। और मेरा जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस VL है ना, वो कैसा बन जाएगा, देखिए कुछ ऐसा, इट विल बी लाइक दिस VL
राइट। तो अब देखिए मुझे नेट जो मेरा नेट वोल्टेज जो होगा ना V, दैट विल बी इक्वल टू फेजर सम ऑफ दिस। तो इसलिए मैंने बोला इन दोनों का फेजर सम होगा, है ना। दैट फेजर सम विल बी टेकन आउट लाइक दिस, राइट, दैट विल बी V, है ना। तो हम लोग लिखते कैसे, लाइक दिस, IR प्लस J टाइम्स ऑफ, अच्छा इसको J टाइम्स क्यों लिखा है, देखिए क्योंकि इमेजनरी एक्सेस की तरफ है ये ना, ये जो है हमारा इमेजनरी एक्सेस होता है ना। तो मेरा जो इंडक्टेंस का जो वोल्टेज लिखा है ना, दैट इज अलोंग द इमेजनरी साइड, तो इसीलिए इसके साथ हमने आयोटा लगाया। जिस J इज नथिंग बट दी आयोटा, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ना। इसका वैल्यू कितना होता है, √-1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो देखिए वैसे तो एक क्रैश कोर्स है, बहुत डिटेलिंग बताना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, बट स्टिल आपके नॉलेज के लिए एक बार मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो दिस इज़ योर वोल्टेज, ये आपके वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ V, है ना। तो हो जाएगा देखिए कितना, √VR² प्लस VL², यानी कि दैट विल बी इक्वल टू √IR का होल स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं I√R² प्लस XL²। याद रखिएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज है ना, ठीक है, राइट। तो यहाँ से देखिए करंट क्या हो जाएगा, दिस करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, V डिवाइडेड बाई √R² प्लस XL², और या फिर इसको लिख सकते हैं V/Z, ठीक है, V/Z। तो यहाँ पे जो Z है ना, दिस Z इज नथिंग बट योर इम्पीडेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है ये भी, मॉड ऑफ इम्पीडेंस है ये जो आपको दिख रहा है ना। वैसे तो इम्पीडेंस का रिलेशन यहाँ पर भी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I कॉमन लेके R प्लस J टाइम्स ऑफ XL, ठीक है। तो ये जो R प्लस J XL हमने लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट योर इम्पीडेंस Z, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ इम्पीडेंस है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस, दैट इज R² प्लस √XL², ठीक है। तो ये इसका फेजर डायग्राम आप देखें, यहाँ पे वोल्टेज जो है ना वो करंट से लीड करता हुआ दिख रहा है बाय ए फेज एंगल व्हाट, फाई, ठीक है ना। वोल्टेज आपका लीड करता दिख रहा है करंट से, कैसा, बाय ए फेज एंगल व्हाट, फाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं दैट करंट, अच्छा हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं ना वो करंट के लिए लिखते हैं हमेशा, याद रखिएगा ना, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय एन एंगल फाई, इस बार फाई एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपको फाई एंगल दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दी फेज डिफरेंस, है ना। तो अगर ये फेज डिफरेंस है तो मेरा एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, तो देखिए मेरा वोल्टेज अगर ये आपको दिया था Vm sin ω t, तो अब आप आराम से बता सकते हो I क्या हो जाएगा, Im sin दिस विल बी व्हाट, ω t माइनस फाई, ठीक है। लैगिंग करंट है ना, तो माइनस फाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे कोई बोलता है यार इंस्टेंटेनियस पावर बता दो, तो पावर बता देते हैं बिल्कुल। तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर P हो जाएगा कितना, V इंटू आई, ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो देखिए अब पावर कितना हो जाएगा, Vm साइन ω t, ठीक है। अच्छा मैं डेरिवेशन आपको इसलिए करा रहा हूँ ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है। तो अगर मैं कहीं पे लिखा हुआ सीधे पढ़ दूंगा तो हो सकता है आपको ऐसे मेमोराइज ना हो, तो मैं इसलिए कर दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आप भी इसको प्रैक्टिस करें और आप भी सीखें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डिराइव करना है जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, Vm Im डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, देखिए 2 टाइम्स साइन ω t और साइन ω t माइनस फाई, राइट। तो 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है, देखिए cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो हो जाएगा देखिए Vm बाई √2 Im बाई √2, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा देखिए cos ऑफ फाई माइनस cos ऑफ 2 ω t माइनस फाई, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी।
तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन हो गया। इसको आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। P विल बी इक्वल टू Vm/√2 Im/√2 cos phi माइनस अगेन Vm/√2 Im/√2 cos 2 omega t minus phi, right? So this is your expression for instantaneous power. अब आपसे कोई बोलता है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बता दीजिए, व्हाट विल बी दी एवरेज पावर कंज्यूम्ड। तो देखिए पहला वाला जो वैल्यू है ना, इसमें टी टाइम का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका एवरेज तो ये सेम होगा। और दूसरा वाला देखिए कोसाइन का डबल फ्रीक्वेंसी है ना, आपको पता था डबल फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल फंक्शन का आप एवरेज निकालते हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इतने का तो आपको ये जो इतना है ना, इसका तो जो आपका एवरेज है फॉर साइकिल इज 0 और इसका एवरेज है सेम आ जाएगा, तो आपका एवरेज पावर P आ जाएगा। देखिए Vm/√2 Im/√2 cos phi, और Vm/√2 Im/√2 कुछ नहीं होता, Vrms IRMS होता है, तो इसको लिख सकते हैं Vrms IRMS cos phi, और सिंपली Vi cos phi है ना, तो पावर हो जाएगा आपका Vi cos phi। ठीक है, और में आ गई इतनी बात। ठीक है, यहाँ पे Vi cos phi दिस विल बी योर पावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना cos phi, चलो इसको भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, cos phi मतलब क्या। ठीक है, तो ये जो cos phi लिखा है ना, दिस cos phi, ये जो यहाँ लिख रहे हैं ना ये, तो इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ cos phi दैट इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर कहलाता है ना। दिस इज नथिंग बट दी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर्स। तो वोल्टेज और करंट फेजर्स के बीच में जो भी एंगल है उसका कोसाइन है ये। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकलेगा cos phi का, पावर फैक्टर का। देखिए cos phi आपको दिख रहा है, cos phi किसके बराबर हो गया, P/Vi। ठीक है, P/Vi आपको दिख ही रहा है फॉर्मूला, है ना। और भी कोसाइन के इसके फॉर्मूले होते हैं, देखिए क्या। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है, देखिए cos phi का पावर फैक्टर का, cos phi दैट इज इक्वल टू R/Z, है ना, ये भी याद रखिएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, R/Z। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अभी क्रैश कोर्स है, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव ऑल द रिलेशंस, आई एम जस्ट राइटिंग द रिलेशंस सो दैट यू कैन मेमोराइज देम, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos phi। ठीक है, पावर फैक्टर का ही रिलेशन है, ये डिराइव भी कर सकते हैं आप, है ना। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे भी किसी ना किसी सर्किट में हाउ टू डिराइव दिस, बट हाल फिलहाल आप इसको याद रखें। ठीक है, सो दिस वाज योर RL सर्किट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट दैट इज योर RC सीरीज सर्किट। अभी RC सीरीज सर्किट क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इस RC सीरीज सर्किट में क्या करना है अपने को। इस सर्किट में मान लीजिए आपको एक रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगा कर दें जिसका रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है। यहाँ पर हम लोग एक AC सप्लाई जिसका RMS वैल्यू है V एंगल 0 डिग्री यहाँ पर दिया, और इसके पास करते हैं यहाँ से कुछ करंट आई जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉप कर रहा है, मान लीजिए VR वो ड्रॉप है, और यहाँ पे कुछ ड्रॉप कर रहा है, मान लीजिए कैपेसिटेंस क्रॉस VC वो ड्रॉप है। तो चलिए पहले फेजर डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करंट होगा ना, दैट करंट विल बी से I। अब यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा ना, रेजिस्टिव वोल्टेज, वो तो हम लोग कैसा बनाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वो कुछ ऐसे ही बनेगा इसके फेज में, दैट विल बी VR। ठीक है, और कैपेसिटर का वोल्टेज तो देखिए प्योरली कैपेसिटिव में देखा था वो कैसा बनता है, लैगिंग बिहाइंड, है ना, तो दैट विल बी VC। ठीक है, और इन दोनों का जो समेशन होगा ना, दैट विल गिव यू व्हाट, योर फाइनल वोल्टेज V। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट दैट योर दिस फाइनल वोल्टेज V दैट इज इक्वल टू व्हाट, VR, और ऐसा लिख दूं क्या, माइनस VR माइनस VC, या VR माइनस, या चलिए अभी फेजर्स हम लिख रहे हैं ना, तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें क्या, I प्लस VC, और इसको लिख दूं क्या IR। ये जो माइनस टर्म लिखाना चाह रहा हूँ ना मैं, वो माइनस JI XC ऐसा लिख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी माइनस J क्यों लगाया आपको समझ में आ रहा होगा ना, नीचे की तरफ बना हुआ है ना, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस J। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
और यहाँ पे अगर मैं करंट को कॉमन ले लूँ ना तो ये हो जाएगा देखिए R टाइम्स ऑफ R माइनस जे एक्स सी। ठीक है, तो ये जो R माइनस जे एक्स सी है ये आपका इम्पिडेंस है Z। ठीक है, दिस इज योर इम्पिडेंस। अब ये जो मेरा नेट वोल्टेज है ये देखिए करंट से लैग कर रहा है विद एन एंगल व्हाट फाई, है ना। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड तो विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर आई बाहर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, राइट। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आपको करंट चाहिए तो करंट विल बी व्हाट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और यही आपका मॉड ऑफ जेड है, इम्पीडेंस का मॉड। ठीक है, तो अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है इस बार वोल्टेज को, या वोल्टेज लैग कर रहा है आपके करंट से। तो देखिए एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे ना, तो एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, अच्छा इसी पे देखते हैं पीछे, है ना, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस। तो वोल्टेज का तो दिया ही था, इसमें तो चेंज कर ही नहीं रहे, वी एम साइन ओमेगा टी था, ये करंट में चेंज करेंगे ना, तो करंट हो जाएगा देखिए आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो दीज आर दी एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। ठीक है ना। अब देखिए पावर अगर अपने को निकालना है अगेन, तो पावर क्या हो जाएगा फिर से, तो इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, पावर किसके बराबर हो जाएगा v इंटू आई के, v इंटू आई सीधे लिखता हूँ देखिए वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं देखिए वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, 2 साइन ए साइन बी, है ना, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो अगेन वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ फाई प्लस अगेन ये हो जाएगा देखिए वी एम बाई रूट 2, अच्छा माइनस आएगा सॉरी, है ना, वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2, है ना, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। और फिर देखिए यही आपका इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन है। पीछे कई सारे ऐसे कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में आने लगा होगा। अब आप इसको एवरेज निकालना चाहते हैं ना, तो एवरेज पावर, है ना, व्हाट विल बी द एवरेज पावर, तो देखिए हो जाएगी एवरेज पावर अगेन P दैट इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 आई एम बाई रूट 2 और कॉस ऑफ फाई, या फिर वी आई कॉस फाई सीधे सीधे। ठीक है, अगेन वी आई कॉस फाई, अगेन आपका जो कॉस फाई है वो आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर। ठीक है, और अगेन दिस कॉस फाई की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट आर बाई जेड। ठीक है, तो दिस आर दी इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ये एवरेज पावर का हो गया। अच्छा, ये एवरेज पावर ऐसा क्यों है आपको बताइए, इसका एवरेज जो है वो 0 आ जाएगा, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई टाइम का एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका एवरेज हमेशा क्या रहेगा, सेम जो वैल्यू वहाँ पर थी। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशंस फॉर व्हाट पावर, है ना। तो ये अपने को याद रखना है फॉर आरसी सीरीज सर्किट क्या रिलेशन है वोल्टेज करंट के, और पावर का क्या रिलेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आरएलसी सीरीज सर्किट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल रिलेशंस भी याद रखने हैं, और इसको अपने को अच्छे से समझना भी है कि आरएलसी सीरीज सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमें सीरीज में कनेक्ट करके दिया है। आपको यहाँ पे वोल्टेज दिया है, आरएमएस वैल्यू है वी एंगल 0, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मान लीजिए वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके करंट कुछ आई टी, या फिर ये आई करंट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा नेचुरली, वो ड्रॉप है मान लीजिए वी आर, यहाँ पे जो ड्रॉप है दैट इज वी एल, और यहाँ पे जो ड्रॉप है दैट इज वी सी। ठीक है, तो अब देखिए फेजर डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। फेजर डायग्राम पे कैसे दिखेंगे ये सारी चीज़ें, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन को यहाँ पे बनाता हूँ डॉटेड लाइन से। दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये मेरे चारों क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना करंट। ठीक है, तो ये मेरा करंट हो गया, ये राइट, दिस इज नथिंग बट दी करंट जो जा रहा है। ठीक है, और अब सारे वोल्टेजेस बना लेते हैं।
तो देखिए अगर वोल्टेज की बात हो रही है जो रेजिस्टिव सर्किट में है ना, तो वी आर बना दिया मैंने करंट के साथ ही, दिस इज वी आर। ठीक है, मेरा जो इंडक्टिव है वो बनेगा वी एल 90 डिग्री ऐसा। ठीक है, और कैपेसिटिव जो है मेरा वो नीचे बनेगा ऐसे वी सी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं सबसे पहले। अगर मेरा VL जो है वो VC से बड़ा है, ठीक है ना, VL जो है मेरा VC से अगर बड़ा है तब क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे डायग्राम भी वही बनाया, VL ग्रेटर देन VC। ठीक है, तो VL अगर VC से बड़ा है तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। पहले VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा ना, दैट विल बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट विल बी VL माइनस VC। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का जो सम, दैट विल गिव यू दी फाइनल वोल्टेज, दैट इज V। अब ये जो V है ये लीड करेगा करंट से विद सम एंगल फाई। ठीक है, तो आपका जो नेट वोल्टेज होगा ना V, दैट इज इक्वल टू व्हाट, VR प्लस व्हाट, VL माइनस VC। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं IR प्लस J टाइम्स ऑफ व्हाट, XL माइनस XC। ठीक है, ये आपका वोल्टेज, या फिर I कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R प्लस J टाइम्स ऑफ XL माइनस XC। ठीक है, या फिर IZ। तो ये Z हो गया आपका इम्पिडेंस, है ना, ये आपका वोल्टेज का रिलेशन। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा I अंडर रूट ऑफ व्हाट, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इससे करंट भी निकल सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए फॉर इस केस में आपका करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय सम एंगल फाई, बाय एंगल फाई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है अपने को। ठीक है ना, दैट करंट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय सम एंगल फाई। और आपका जो करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, मॉड, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। राइट, और ये जो नीचे लिखा है दैट इज द मॉड ऑफ Z, है ना, यही आपका मॉड ऑफ Z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी जब आप पावर निकालेंगे ना, तो अच्छा करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो फिर से वही, अगर वोल्टेज ये दिया है तो करंट विल बी अगेन, जो आपका करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए IM साइन ओमेगा t माइनस 5। तो ये बिल्कुल RL सर्किट जैसा है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपका ये जो सर्किट है वो इंडक्टिव बिहेव करेगा ना, क्योंकि RL सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। राइट, तो ये इंडक्टिव नेचर शो करता है जब भी आपका इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जब आपका XL जो बड़ा है XC से, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। राइट, तो इंडक्टिव नेचर दिखाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका करंट का एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया। इंडक्टिव नेचर दिख रहा है ना आपको, देखिए वेव फॉर्म भी बिल्कुल वैसा वैसे दिखेगा, पावर भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा। आपको बोलेंगे एवरेज पावर निकालो तो एवरेज पावर फिर से वही निकलेगा, देखिए VI cos फाई। तो वो बार बार सब कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो अब चूंकि पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना डिटेल में, तो यहाँ पे दिस विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे अगर कोई पूछता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर भी सेम फॉर्मूला है ना, दैट विल बी नथिंग बट R बाई Z। ठीक है, तो दिस विल बी योर R बाई Z। ठीक है, तो ये जो केस है वो किसका है, अगर आपका VL जो है वो बड़ा है किससे, VC से, या फिर XL जो बड़ा है वो XC से, तो ये उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास केस नंबर 2 है। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है कि इस बार जो है आपका VL जो है वो छोटा है VC से, या फिर ऐसा बोल लीजिए XL जो है वो छोटा है XC से, है ना। तब देखिए फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फेजर डायग्राम। तो पहले फेजर डायग्राम समझते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये टॉपिक, लेकिन अगर आप समझ लेंगे ना तो न्यूमेरिकल्स में विल फील क्वाइट इजी। राइट, तो देखिए ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने बनाया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देखिए करंट ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए आपका करंट ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, I करंट। अब मुझे सारे वोल्टेजेस बनाने हैं, तो देखिए क्या बनेगा वोल्टेज। सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज था ना, दैट वोल्टेज इज लाइक दिस, से दिस इज VR
और इंडक्टर के क्रॉस जो बनेगा दैट इज से VL, और यहाँ पे बनेगा देखिए नीचे की तरफ दैट इज VC। इस बार VC बड़ा है VL से, तो मैंने VC VL से बड़ा बनाया। तो अब जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे ना, तो दैट रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट लाइक दिस, नीचे की तरफ बनेगा यूं, है ना, दैट इज VC माइनस VL, ठीक है, VC माइनस VL, ठीक है। और जब इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो दैट विल गिव यू व्हाट, वोल्टेज V, जो कि फाई एंगल से लैग कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन सब कुछ वही है ना, आपका वोल्टेज हो जाएगा दैट इज VR प्लस अगेन VC माइनस VL, ऐसा लिख लेंगे, है ना। और अगेन फिर से V इज इक्वल टू IR प्लस J XC माइनस XL, और अगर आपको उल्टा लिखना है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा ना, तो माइनस साइन माइनस J XL माइनस XC भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। किसी किसी बुक में आप देखोगे ऐसा भी लिखता है माइनस J XL माइनस XC, राइट, बात एक ही है ना। तो ऐसा कुछ लिख लेंगे। और अब देखिए क्या, अब फाइनल एक्सप्रेशन अपना क्या, ये मुझे मिल गया। और अब मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्ट ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस या XC माइनस XL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर करंट क्या हो जाएगा, अभी देखिए करंट जो है वो यहाँ पे लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो दैट विल बी IM साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर करंट, है ना। वोल्टेज का हमने देखा ही था। पावर आपको बता दिया, एवरेज पावर क्या हो जाएगा अगेन VI cos फाई, है ना, VI cos फाई अगेन एवरेज पावर हो जाएगा। आपका cos फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R बाई Z पावर फैक्टर के, ठीक है। इम्पीडेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, है ना। तो ये आपका सेकंड केस है। केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड यहीं पे देख लेते हैं, राइट, केस थर्ड, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केस थर्ड में देखिए, इस बार मान लीजिए VL और VC दोनों बराबर हैं, मतलब XL भी बराबर है XC के, ठीक है, XL और XC दोनों बराबर हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार सबसे पहले फेजर डायग्राम में देखते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन द फेजर डायग्राम। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ देखिए क्या, करंट, ये मान लीजिए मैंने इस तरफ बनाया सबसे पहले करंट, है ना, और करंट के ही डायरेक्शन में इस बार मेरा क्या बनेगा देखिए, ये VR, ठीक है, और ये बनेगा VL और ये बनेगा VC, दोनों बराबर बनेंगे, है ना। तो VL और VC दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट जीरो। तो फाइनल वोल्टेज जो है ना V दैट इज इक्वल टू VR इटसेल्फ, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ना दैट विल बी इक्वल टू VR। तो ये हम जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, ये अब चूंकि VL और VC दोनों बराबर हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी जीरो, तो V इज इक्वल टू VR, राइट। तो V इज इक्वल टू IR हो गया सीधे सीधे, है ना। और आपका जो इम्पीडेंस है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू R हो गया, ठीक है। और आपका जो पावर है दैट पावर इज इक्वल टू VI हो गया सीधे सीधे, है ना, ठीक है ना, पावर आपका VI हो गया, राइट। और अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ये जो कंडीशन है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, है ना। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है ना, दिस कंडीशन इज नथिंग बट रेजोनेंस कहते हैं इसी को, रेजोनेंस। इस कंडीशन में देखिए Z का जो वैल्यू है वो सबसे कम है, Z हैज दी मिनिमम वैल्यू, है ना। तो रेजोनेंस कौन सी कंडीशन होती है, जब Z इज मिनिमम, और एक बार इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो करंट इज मैक्सिमम, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे कोई बोल रहा है व्हाट इज रेजोनेंस इन AC सर्किट्स, रेजोनेंस इज द कंडीशन वेयर there is minimum impedance in the network or when current is maximum or when this inductive reactance is equal to capacitive reactance, है ना। तो ये सारी कंडीशंस आप बता सकते हैं, रेजोनेंस की कंडीशंस कहलाती हैं, ठीक है।
तो दीज आर दी 3 सिचुएशंस इन एन RLC सीरीज सर्किट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, देखिए दैट इज पावर इन AC सर्किट्स, वो हमने अलग से यहाँ पे बनाया है ना, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप के पावर हम AC सर्किट्स में यहाँ पे नीचे लिखे हैं। एक कहलाता है देखिए आपका एपरेंट पावर है ना, इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कहलाता है एक्टिव पावर जिसको आप कैपिटल P से, और एक कहलाता है रिएक्टिव पावर दैट इज योर कैपिटल Q। तो देखिए अभी बहुत एलैबोरेट नहीं करेंगे तीनों क्या है, अभी सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो ये जो होती है ना, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज दी प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड करंट, RMS वोल्टेज एंड RMS करंट, ठीक है। तो S बराबर होता है देखिए V इंटू आई, सीधे सीधे, ठीक है, राइट। एक्टिव पावर क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं पावर एक्चुअली डिसिपेटेड इन द सर्किट, है ना, एक्चुअली डिसिपेटेड इन द सर्किट, जो हम लोग घर में मेजर करते हैं ना, दैट इज द एक्टिव पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, ठीक है। और फॉर्मूला या फिर एवरेज पावर कंज्यूम्ड, ये भी वही है ना, तो P इज इक्वल टू, वो हम देख ही रहे बार बार, क्या आ रहा है, VI cos phi, याद रहेगा, VI cos phi, ठीक है ना। और ये क्या है, देखिए ये कौन सी पावर होती है, इट इज दी पावर डेवलप्ड इन द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, ऐसा इसको आप समझ सकते हैं ना, पावर डेवलप्ड इन द रिएक्टेंस। अच्छा, रिएक्टिव पावर के तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशंस हैं, पर वो सारे अभी अपने को यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं ना, ठीक है। सिर्फ हम लोग तो पावर डेवलप्ड इन द रिएक्टेंस, ऐसा एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता दिया। Q बराबर होता है देखिए VI sin phi, है ना, याद रखिएगा, दिस इज VI sin phi, ठीक है। तो ये 3 पावर होते हैं। अच्छा, इनको किन किन यूनिट में मेजर करते हैं वो भी लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे यूनिट टू मेजर। तो एपरेंट पावर जो होता है ना, वो वोल्ट एम्पियर्स में नापा जाता है ना, वोल्ट एम्पियर्स, इसका यूनिट ही वोल्ट एम्पियर्स है, ठीक है। एक्टिव पावर जो है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट्स, ठीक है। और इसका जो यूनिट है ना, दैट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो ये VAR भी लिखते हैं इसको ना, रिएक्टिव पावर, वार में नापा जाता है, ठीक है। तो ये इनके मेजर करने के यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आपसे देखिए कोई बोलता है एक पावर ट्रायंगल बना दीजिए, तो मैं सीधे पावर ट्रायंगल बना रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं, एकदम बेसिक्स उसका बनाते थे। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने को बनाना है, ठीक है, राइट। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ये जो हैंड है ना, इफ दिस हैंड इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिव पावर, मान लीजिए ये इसका एक्टिव पावर है P, ये इसका रिएक्टिव पावर है Q, तो दिस हाइपोटेन्यूज विल रिप्रेजेंट व्हाट, एपरेंट पावर, है ना। ये होता है देखिए VI cos phi, ये हो गया VI sin phi, और ये VI, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, दैट इज ऑल्सो phi, ठीक है, दैट इज ऑल्सो phi, है ना। तो ये कुछ अपने को याद रखना है। ये S जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये तो हमें पता ही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है ना। तो इतनी चीज़ें हमें RLC सीरीज सर्किट या AC सर्किट्स या सिंगल फेज AC सर्किट्स के बारे में ध्यान रखनी है, जो अभी तक हमने पढ़ी। तो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसमें न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट वीडियो बनाया मैंने, वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट अब अपने को देखना है क्या, 3 फेज AC सर्किट्स क्या होते हैं। तो देखिए 3 फेज AC सर्किट्स जो है ना, 3 फेज का आप देखिए शॉर्ट में मैं मीनिंग बता रहा हूँ। 3 फेज मतलब 3 डिफरेंट तार जो आपको सप्लाई जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन से आपके सब स्टेशन, वहाँ से आपके घर तक या आपके जो भी मोहल्ला है वहाँ तक, है ना। तो अगर 3 डिफरेंट तारों से आप सप्लाई लेकर आ रहे हैं ना, तो दैट इज ब्रॉडली नोन एज व्हाट, अ 3 फेज कनेक्शन, राइट। तो जो 3 डिफरेंट तार हैं वहाँ पे वो मेरे ये कहलाते हैं R, Y और B। तो देखिए इसमें 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक कहलाता है स्टार कनेक्शन। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया ना, दिस इज अ स्टार कनेक्शन। इसमें क्या होता है, हर एक फेज का एक पॉइंट जो होता है ना, वो आपस में ऐसे जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ से एक और तार हम लोग लेकर जा रहे होते हैं, राइट। तो ये एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम है एक्चुअली। ये जो चौथा तार होता है ना, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट दी
न्यूट्रल, राइट। इसे आप रिटर्न पाथ भी जैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और फिर देखते हैं आगे इसमें वोल्टेज और करंट रिलेशंस क्या होते हैं, है ना। देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है, अच्छा हमें कुछ दो टर्म्स भी यहाँ पे याद रखनी है, वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ये जो मेरा आर वाला जो तार है ना, ये फेज़ कहलाता है। अब एक फेज़ और इस न्यूट्रल के बीच में अगर आप वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, मान लीजिए से वी आर उसका नाम रखा है हमने, तो ये कहलाता है फेज़ वोल्टेज, है ना। इसको हम लोग फेज़ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। फेज़ वोल्टेज VPH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीनों फेसेस का अलग अलग नाम VR, VY और VB हो सकता है। तो ये किसके बीच में होता है, फेज़ एंड न्यूट्रल के बीच में, है ना। फेज़ एंड न्यूट्रल मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे व्हाट इज़ फेज़ वोल्टेज, व्हाट इज़ लाइन वोल्टेज, बस आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, देखिए लाइन वोल्टेज, है ना। लाइन वोल्टेज क्या होता है, देखिए VL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी दो फेजेस के बीच में ना, बिटवीन एनी टू फेजेस, मतलब अगर मैं VR और VY के बीच में वोल्टेज निकालता हूँ ना, तो दैट इज़ योर लाइन वोल्टेज, राइट। इन दोनों के बीच में मेज़र करता हूँ। तो देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है ना, लाइन वोल्टेज जो होता है ना, लाइन वोल्टेज ये बराबर होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, लाइन वोल्टेज जो है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट दैट इज इक्वल टू व्हाट, फेज करंट। ये फेज करंट के बराबर होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों, है ना। ये अपने को याद रखने, है ना। तो अगर आपको वैसा लिखना है देखिए फॉर्मूले के टर्म्स में, तो लाइन वोल्टेज VL बराबर होता है कितना, √3 VPH, ठीक है। और IL बराबर होता है किसके, IPH के। ये स्टार कनेक्शन में होता है ना। तो इतना अपने को याद रखना है, ठीक है। स्टार कनेक्शन के लिए बस इतनी चीज़ भी याद रखेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट है ना। फिर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना कि स्टार कनेक्शन क्या है वगैरह वगैरह, बस इतना अपने को याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पे जो तीन तार है ना वो मिलकर एक डेल्टा बनाते हैं, राइट। ये कुछ डेल्टा बना रखा है, ठीक है। ये आपके तीनों फेजेस तीनों के जॉइंट से निकल कर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका लाइन वोल्टेज वो बराबर होता है किसके, फेज वोल्टेज के। यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, VL इज इक्वल टू VPH। और यहाँ पे लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज करंट के, ठीक है। √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है आपका लाइन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू √3 IPH, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इनके लिए बहुत ज़रूरी याद रखना है, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना चीज़ अगर आप याद रख लें। अच्छा पावर क्या होती है, देखिए पावर अगर इन 3 फेज AC सर्किट्स में देखना है तो देखते हैं पावर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पावर ही लिखा है 3 फेज सर्किट्स में। तो एक फेज में पावर क्या होती है, पावर पर फेज, पावर पर फेज, पहले ऐसा लिखते हैं एक फेज में पावर। तो पावर पर फेज होती है P इज इक्वल टू VI cos phi, है ना। वेयर V इज दी फेज वोल्टेज, है ना। ये आपका फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। ये आपका फेज करंट है, उस फेज में करंट है ना, ठीक है। तो ये आपका पर फेज है। तो आपको 3 फेज में चाहिए मान लीजिए, तो पावर इन 3 फेज क्या हो जाएगी, 3 फेज पावर। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए 3 फेज पावर, इट्स वेरी इजी। 3 टाइम्स ऑफ दिस P, है ना। ये जो ऊपर लिखे ना इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3 V फेज I फेज cos ऑफ phi, है ना। 3 V फेज I फेज cos ऑफ phi। दिस इज द फॉर्मूला 3 फेज पावर का, राइट। अगर मान लीजिए अब स्टार की बात हो रही है ना, अगर बात हो रही है स्टार कनेक्शंस की ना, अगर बात स्टार कनेक्शंस की हो रही है तो स्टार में हमने पढ़ा है क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3 VL बाई √3। और लाइन ये करंट तो बराबर होते हैं दोनों, IL cos phi
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये √3 से ये गया √3 टाइम्स, तो P हो जाएगा कितना, √3 VL IL cos phi। ठीक है, डेल्टा में क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा में भी आपका पावर जो है फिर से वही आपका ये हो जाएगा 3 V फेज तो VL के बराबर, और ये हो जाएगा IL/√3 सेम टू सेम cos phi। ठीक है ना, ये गया फिर से √3 टाइम्स, तो फिर से वही आ जाएगा ना, √3 VL IL cos ऑफ phi। ठीक है, तो इतना अपने को याद रखना है दैट स्टार और डेल्टा कनेक्शन में आपके रिलेशन फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस सेम। सो दिस इज दी पावर इन 3 फेज सर्किट्स। ठीक है, इस पे बेस न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, इस बार कोई पूछता नहीं है एक्चुअल में कि क्या होते हैं, कि क्या पावर है और कैसे डिराइव होती है, तो देर आर नो डेफिनेशंस, बस न्यूमेरिकल्स आर बीइंग आस्क्ड। ओके, तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट अपने को जो एक लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है ना, दैट इज दी मेजरमेंट ऑफ पावर, कैसे पावर को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ 3 फेज यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, 2 वॉट मीटर मेथड की मदद से कैसे हम लोग पावर को मेजर करते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जामिनेशन में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होता है 2 वॉट मीटर मेथड। तो देखिए करना क्या है, मेरे पास एक स्टार कनेक्शन मान लीजिए, और मेरे तीनों फेजेस हैं R, Y और B, और ये जो हमने लगा कर रखा है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, दिस इज वॉट मीटर्स है ना। तो ये मेरा एक W1 वॉट मीटर है, वो मैंने देखिए इस R फेज में लगा के रखा है, और एक ये मान लीजिए ये Y फेज है, ये B फेज है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और ये देखिए ये हमने W2 वॉट मीटर लगा रखा है। ठीक है, W1 और W2 दो वॉट मीटर्स मैंने लगा के रखे हैं। तो अब क्या होगा, देखिए जब ये वॉट मीटर की आप रीडिंग देखोगे ना इंडिविजुअली, तो आपका जो फर्स्ट वॉट मीटर है ना W1, ठीक है, दैट W1 वो क्या आपको रीडिंग देगा, देखिए फर्स्ट वाला दैट विल बी करंट IR। ठीक है ना, लाइन करंट फेज करंट सेम होता है तो सेम, और फेज वोल्टेजेस का डिफरेंस देगा। देखिए जिन जिन दो फेजेस के बीच में हमने इसको कनेक्ट करके रखा है ना, तो एक हमें वोल्टेज देगा, देखिए कितना, VRN माइनस VBN। ठीक है ना, तो हमने दोनों फेजेस के जो वॉट मीटर्स है ना, इनके जो पोटेंशियल कॉइल्स है ना, उनको B से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है ना, ये हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो ये मुझे देगा, और दूसरा इसी प्रकार से मेरा जो दूसरा वॉट मीटर है ना W2, दैट विल बी, वो क्या देगा मुझे, देखिए जिस फेज में लगाया, मान लीजिए मैंने बोला ना इसका नाम मैंने Y रखा है, तो अगर ये Y वाला करंट और ये और B के बीच में कनेक्टेड है ना, तो ये मुझे दे देगा, देखिए क्या, VYN है ना माइनस VBN अगेन। ठीक है, सो ये मेरे दोनों वॉट मीटर के रीडिंग्स हो जाएंगे, इंडिविजुअल रीडिंग्स। ठीक है, और अब देखिए टोटल पावर अगर मुझे चाहिए किसी इंस्टेंट पर, तो वो हो जाएगा W1 प्लस W2। तो बस मुझे करना क्या है, बस इन दोनों के ये रीडिंग्स लिखने हैं सबसे पहले, और फिर इनको ऐड कर देना आपस में, है ना। तो इनको जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए IR VRN माइनस VBN प्लस IY VYN माइनस VBN। ठीक है, और फिर देखिए अब मैं इसको अगर एक्सपैंड कर दूं ना, तो ये हो जाएगा, देखिए IR VRN प्लस IY VYN। ठीक है ना, माइनस, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, VBN दोनों में कॉमन है ना, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए IR प्लस IY। और अगर मान लीजिए ये एक बैलेंस सिस्टम है ना, तो बैलेंस सिस्टम के लिए होता है IR प्लस IY प्लस IB, एक इंस्टेंट पर 0 होते हैं ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे IR प्लस IY को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ IB, और माइनस ऑफ IB जो है ना वो इस माइनस के साथ प्रोडक्ट होकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए IR VRN प्लस IY VYN प्लस IB VBN, और यही तीनों फेजेस की पावर है। तो मेरे को 2 वॉट मीटर रीडिंग से तीनों फेजेस का पावर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज योर 3 वॉट मीटर मेथड टू फाइंड। अच्छा, डायग्राम मेरा थोड़ा सा अनक्लियर है, आप चाहें तो किसी बुक को रेफर करके वहाँ से बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डेरिवेशन ऑफ दिस, राइट। तो ये डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछता है, राइट। वैसे तो इस यूनिट में और भी चीज़ें हैं पूछने के लिए, बट शॉर्ट नोट्स में कई बार ये पूछा जाता है, और कई बार मेन क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, फिर इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी रहता है, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पोर्शन ऑफ एसी सर्किट्स। आई होप आपको कई बातें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आप दोबारा बता दीजिए। तो आपको कुछ पर्सनलाइज्ड भी मैं बता सकता हूँ, मतलब नॉट ओनली इन दिस वीडियोज़ एज वेल, आप पर्सनलाइज्ड भी पूछ सकते हैं अलग से अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल वाले वीडियो के साथ मिलते हैं, वो भी अपलोड करते हैं जल्दी से। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई करिए और इस बार एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से तैयार कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।